नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ की पावन स्थली वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के चलते जनसंबोधन के दौरान उन्होंने राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी की स्मृतियों को नमन किया और उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबंधित संस्थानों समेत सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा, युवा शक्ति की उपेक्षा कर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। भविष्य में जब भी परिवर्तन होगा वो हमारी युवा शक्ति करेगी। युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा, जहां 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा किया। वहीं सपा का गढ़ मानी जाने वाली दोनों सीटों को दोबारा हासिल करने में सपा कामयाब रही। इसी के चलते उपचुनाव के कई मुद्दों को लेकर जनता टीवी के स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर ने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति और गर्मा गई है। किस अलग अलग बयानबाजी हो रही है, तमाम घटनाएं हो रही हैं। कहीं संभल में कहीं घटना हो जाती है, जो कहीं जब नेताओं को, विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। श्यामलाल पाल जी, आपका स्वागत है जनता टीवी में। इसके पूरी तरह से धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि ये घटनाएं हो रही हैं लगातार उपचुनाव के बाद, जैसे कि संभल में घटना हुई। संभल में घटना होने के बाद वहाँ के जो सांसद हैं उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है और उसके बाद में जो इकबाल आपके विधायक हैं उनके बेटे पे एफआईआर हो जाती है। इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये देश की जनता का दिमाग भटकाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का उपचुनाव हुआ और लोगों ने पूरी तरह से मन बना रखा था कि हम चलेंगे, अपने हिसाब का नेता चुनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के माध्यम से, पुलिस बल की ताकत से पूरे समाजवादी और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं को वोट देने से रोकने का काम किया। बड़ी संख्या में वोटर्स अपने बूथ पर नहीं पहुंच पाए, घेराबंदी कर रखे थे और बिना वोट डाले उनके अंगुली में स्याही नहीं लगी, लेकिन उनकी वोटें पड़ गई। समाजवादी पार्टी के बूथों पर 10 से 11% वोट पड़ रही है, जहां पर इनके वोटर्स हैं, और जहां उनके वोटर्स हैं वहां पर 95 से लेकर के 97% तक वोट पड़ रही है। इसको आप इस तरह से लोगों का ध्यान विकेंद्रित करने के लिए ये दंगे का सहारा ले रही है
भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है। संभल में जो घटना हुई है वो देश के संविधान के तहत नहीं है। देश का संविधान ये कहता है कि ये देश विभिन्न विचारों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मवादियों का देश है और इसमें सभी जात धर्म के लोगों का, सभी विचारधारा के लोगों का सम्मान होना चाहिए, यही देश का संविधान कहता है। ये जो सांसद पे एफआईआर करा दी गई है और उनका जो विधायक इकबाल उनके बेटे पे एफआईआर हुई है, तो इसके पीछे क्या रीजन, क्यों करा दिया, जबकि वो बात है भी नहीं? रीजन केवल इनका यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम विरोधी हैं मुसलमानों के, हम हिंदू के हितैषी हैं। लेकिन मैं इन लोगों से, हिंदी हितैषी वालों से सवाल करना चाहूं कि देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो इन्होंने नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, मैं सवाल इनसे करता हूं कि हरदोई में चले जाइए और आज की तारीख में भी 15 साल की बेटी जो विद्यालय गई, विद्यालय से वापस घर नहीं आ पाई, उसके माँ बाप इंतजार करते रहे और दरिंदों ने पूरी तरह से सामूहिक रूप से उस बेटी के साथ रेप किया। रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके स्तन भी काट लिए गए। ये जो हमारे गिरोहबंद लोग हैं देश में, उनके लिए न पुलिस कुछ कर पा रही है, न तो थाने का इंस्पेक्टर कुछ कर पा रहा है। वो खुलेआम गांव की सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए इस देश में हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, पीडीए के लोगों के साथ, भारत के संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। देखिए, जब से पुलिस कमिश्नरेट बनी है, तमाम शहरों में जिलों में बन गई पुलिस कमिश्नरेट, उसके बाद से जबकि योगी जी का दावा है कि मतलब कानून व्यवस्था में सुधार आया है, आपको क्या लगता है कि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिसिया गुंडाई बढ़ गई है? न्यायालय को बिल्कुल पंगु बना दिया गया। न्यायालय का हथकंडा वर्तमान सरकार ने छीन लिया है और निश्चित रूप से अराजकता और कानून व्यवस्था जो पुलिस के हाथ में पूरी तरह से दे दी गई है, वो देश की जनता के खिलाफ है। लोग थाने से अगर न्याय नहीं पा रहे हैं, तहसील से न्याय नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम न्यायालय में जाते थे, न्यायालय में उनकी बात सुनी जाती थी। जो अधिकारी गलत होता था उसे न्यायालय भी दंडित करता था। न्यायालय के हाथों से पूरी तरह से कानून व्यवस्था सरकार पुलिस के हाथों में दे दिया है, इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। गरीब लोग, शोषित लोग, वंचित लोग इनकी कानूनी व्यवस्था से, इनकी पुलिसिया हड़कंप से सब लोग परेशान है। और ये पुलिसिया हड़कंप ही है कि जो लोग वोट देने तक अपने बूथों पर नहीं पहुंच पाए। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार पुलिसिया हड़कंप मचा हुआ है, जनता परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट है, तो इन सारी जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी का अगला रोल क्या होगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? हम लोग और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद सामाजिक न्याय पाने वालों को सामाजिक न्याय में नहीं मिला है। देश की पार्लियामेंट में कई बार संविधान के तहत पिछड़ी जातियों की जाति जनगणना का सवाल उठा और देश के आज़ाद होने के बाद पिछड़ी जातियों को भी अनुसूचित जातियों की तरह आरक्षण मिले, क्योंकि इनकी भी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति खराब थी। इस बात को बाबा साहब ने संविधान सभा में जोरदारी से रखा था। संविधान सभा के लोगों ने इस पिछड़े समाज के आरक्षण के लिए अनदेखी किया और उसने कहा कि सरकार बन जाएगी, देश में पिछड़ी जातियों की जाति जनगणना हो जाएगी, तब उसके बाद उनका आरक्षण अलॉट होगा। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद, आज़ादी के समय में पैदा होने वाला बच्चा
बूढ़ा होने के कगार पर चला गया, आज तक उसे आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाई। काका कालेलकर की रिपोर्ट को इन लोगों ने कूड़ेदान में रखा और इसके बाद मंडल कमीशन को इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कूड़ेदान में रखा। धन्यवाद देना चाहूँगा पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों की एकजुटता। मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल वालों ने कमंडल को परास्त किया था, तब जा कर के केंद्र की सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए 27% का आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन आज की तारीख में ये पीडीए के लोगों को, मंडल वालों को विखंडित करना चाहते हैं। एक ऐसी लालच, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में, नौजवानों के लिए अग्निवीर जैसी तमाम योजनाएं इनकी घातक हैं और पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के अग्निवीर जैसी भारतीय जनता पार्टी की योजना को और तमाम जो भारत के संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है, जो नौकरियों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं देने दिया जा रहा है, पूरी जनता, पिछड़ा समाज समझ चुका है कि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने ओबीसी और एससी के आरक्षण के साथ अनदेखी की है, 19,000 पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के आरक्षण को अगड़ों को दे दिया है, वो पूरी तरह से तैयार है कि हम पीडीए के साथ रहेंगे और पीडीए के नेता अखिलेश यादव के साथ रह करके देश की जाति जनगणना कराएंगे। जब जाति गणना के आधार पर सब जातियों की संख्या मालूम हो जाएगी तो उस संख्या के आधार पर सबकी अपनी अलग अलग भागीदारी मिलेगी। सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि तमाम ये मुद्दे बेरोजगारी से लेकर के अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार से तमाम आप जो आरोप लगा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक का संघर्ष कब से शुरू करेंगे? समाजवादी पार्टी का संघर्ष चालू है, पीडीए के लिए एक मुहिम में है और पीडीए के लोग उस मुहिम को लेकर के उनका आंदोलन अब बूथों पर चलेगा, उनका आंदोलन सड़कों पर चलेगा, उनका आंदोलन चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी पाल जी ने बड़ी बात बताई है कि बूथों से संघर्ष शुरू होगा, जो कि अभी तक जो जिला मुख्यालय पे होता था, अब बूथ से संघर्ष शुरू होगा ताकि इनके कार्यकर्ता मतलब ज्यादा सक्रिय हो और बूथ पे वोट निकालने में सफल हो। जी, यही चीज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा कि हम पिछड़े, अनुसूचित जात, माइनॉरिटीज के लोग एकत्रित तो हुए हैं अपने संविधान के प्रति अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी उतनी संख्या में नहीं है। हमें अपने संगठन को और मजबूत करना है और संगठन को मजबूत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी हमारे जातीय, हम लोगों के बीच में जाति फासला पैदा किया है और धर्म के प्रति जो एक प्रकार से एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा किया है, उन चीज़ों को हम लोगों को भूलना होगा। हमें उम्मीद है कि आने वाला दिन ये भारत के संविधान का दिन होगा, इस देश के लोकतंत्र का दिन होगा, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के 75 साल बाद जो नई संसद इन्होंने बनाई है और नई संसद में जिस चीज़ का विरोध संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो अपनी वोट के द्वारा अपना राजा लोग बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया है जो सेंगोल स्थापित किया है नई संसद में। सेंगोल का तात्पर्य है कि कुलीन तंत्र और राजतंत्र होगा। संविधान का मतलब कि एक अच्छा लोकतंत्र बनेगा और उस लोकतंत्र के माध्यम से अपने लोगों को नेता बनाने का काम वोटों के माध्यम से करना चाहते हैं। तो लड़ाई यहाँ हमारी छिड़ गई है संविधान बनाम सेंगोल। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में झूठ बोल करके, फरोवी करके, लोगों को झांसा दे करके, बेईमानी करके बूथों को कैप्चर करना चाहते हैं, बूथों को वोट के माध्यम से न जीत करके गुंडाई के माध्यम से जीतना चाहते हैं। तो ये सेंगोल वाले हैं और संविधान वाले अपने वोटों के माध्यम से इस देश में शासक बनना चाहते हैं। ये हैं श्यामलाल पाल जी, जिन्होंने कहा कि संघर्ष इनका सड़क से संसद तक जारी रहेगा और
संविधान के लिए लड़ेंगे, गरीब जनता के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। कानपुर देहात के गांव गुबार की तकदीर और तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ये वही गांव है जहां हमेशा से डाकुओं का डेरा रहा है। आपको बता दें कि इसी गांव के उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही रोहित ने खुद की नौकरी लगने के बाद इस मुहिम की शुरुआत की है। गांव में एक लाइब्रेरी खोली है जो सभी सुविधाओं से लैस है। वहीं मुफ्त में गांव और क्षेत्र के युवा पढ़ाई करने इस लाइब्रेरी में आते हैं। साथ ही रोहित ने एक महिला अध्यापक और 2 पुरुष अध्यापक भी युवाओं को पढ़ाने के लिए लगा रखे हैं, जिनकी पेमेंट रोहित खुद करते हैं। रोहित की पत्नी और छोटा भाई भी बच्चों को पढ़ाने और नई दिशा देने में रोहित की मदद करते हैं। एसएससी की कोचिंग करते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर। अच्छा, यार जो आप लाइब्रेरी में आते हैं और बुक्स वगैरह किस तरीके से अवेलेबल होता है? यहाँ बुक्स हमें जो नहीं हमारे पास होती है वो भैया हमें दिला देते हैं। बुक्स यहाँ फ्री मिलती हैं और सुविधा तो पूरी तरीके से है। गर्मी के लिए एसी कूलर हर चीज है। नहीं, इधर तो सारी सुविधाएं हैं, हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। इधर भैया ने जैसे बुक वगैरह है नहीं है हमारे पास तो भैया हमें ला के भी दे देते हैं। जैसे हम उनसे बोल दें कि हमें इस चीज की जरूरत है तो हमें ला के दे देते हैं। दरअसल ये था, हम लोग हमेशा बचपन से ही बाहर रहे। पापा की पोस्टिंग झांसी थी तो हम लोग झांसी ही रहते। जब हम लोग गांव आए तो गांव में हमने थोड़ा शिक्षा से रिलेटेड समस्याओं का थोड़ा सा ज्यादा वो देखा। मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको शिक्षा सही से नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोगों ने उन्हीं लोगों को शिक्षित करने के लिए उनकी मदद करने की कोशिश की। तो इसकी सबसे पहले पहल हमने अपने बच्चे के जन्मदिन से की थी। जन्मदिन मनाने का एकदम तरीका बदला था, जिसमें कॉपी किताब पेन बांट के। तो उसके बाद हम लोगों ने निःशुल्क क्लास चालू की, जिसमें हमें भाई है, टीचर्स हैं, वाइफ है वगैरह, ये सब लोग मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनको जो कमियां हैं छोटी छोटी जो स्कूलों में नहीं बताया जा सके क्लास में भीड़ में, वो हम लोग उनकी यहाँ पे दूर करते हैं। उनको मतलब असली शिक्षा यहीं पे देते जो, ताकि कहीं जाए तो अपने आप को कमजोर महसूस ना कर सके। यहाँ पे निःशुल्क भैया ने सुविधा की है। ये 13 जुलाई से अभी स्टार्ट हो गई है। तब से मैं आता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है, सब पढ़ने आते हैं और यहाँ पे निःशुल्क लाइट है और कूलर, एसी, गर्मी लगती तो सब रहता है व्यवस्था निःशुल्क। जो पढ़ाई के लिए एक माहौल चाहिए होता है वो मिलता है। हाँ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।